आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। इस सीरीज में आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा रिस्क पर हैं, इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। तो देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे ललन टॉप पर। अब करते हैं आज के शो की शुरुआत। टैबलेट, इंजेक्शन या ड्रिप, दवा लेने का सबसे असरदार तरीका क्या है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। रियलिटी टीवी स्टार किम करदाशियन को हुआ ब्रेन एन्यूरिज्म। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ये कितना खतरनाक होता है और क्या स्ट्रेस से ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है। सेब या केला, अगर वजन घटाए नहीं घट रहा और हाजमा गड़बड़ रहता है तो जानिए इनमें से कौन सा फल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ या दस्त लग गए तो आप क्या करते हैं? कोई गोली या कैप्सूल ले लेते हैं और कुछ घंटों या फिर दिनों बाद आपको आराम मिल जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। जब खांसी आती है तो आप सिरप पी लेते हैं। जब चोट लग जाती है या बहुत तेज दर्द उठता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ समय बाद आराम मिल जाता है। वहीं इमरजेंसी केसेस में आईवी से यानी ड्रिप से दवा दी जाती है। आपने कभी सोचा है हर दवा को देने का तरीका अलग क्यों होता है? कुछ दवाएं कैप्सूल, कुछ सिरप, कुछ इंजेक्शन तो कुछ ड्रिप यानी आईवी के रूप में क्यों आती हैं? आज सेहत के इस एपिसोड में आपको ये समझाएंगे। डॉक्टर से जानेंगे टैबलेट, कैप्सूल जैसी ओरल दवाएं कैसे काम करती हैं, सिरप जैसी लिक्विड दवाएं कैसे काम करती हैं, इंजेक्शन और आईवी कैसे काम करते हैं, और इन सब में से सबसे असरदार तरीका कौन सा है, सबसे असरदार दवा कौन सी है और क्यों, ये सुनिए। कैप्सूल देखिए एक शेल के रूप में है या एक वो घुलने वाला पदार्थ है जिसके अंदर दवाई हम डाल दी जाती है, जिससे कि उसका जो बेसवादपना है या कड़वापन है या बकबकापन है स्वाद दवाई का, वो मरीज़ ना कर सके और वो हमारे पेट के रास्ते जाके वो उसका कैप्सूल का जो बाहरी परत है वो घुलती है और उसके बाद वो हमारे जैसे जैसे आंतों में जाती है वहाँ पे पहुँच के वो डिलीवर करती है, वो असर करना शुरू करती है। टैबलेट है एक कंप्रेस्ड दवाई का रूप है जो मुंह के रास्ते हमारे पेट में जाके वहाँ पे ब्रेक डाउन होके आगे हमारे आंतों तक पहुँचता है। काफ़ी हद तक वो हमारे पेट में दवाई एब्जॉर्ब होती है और बाकी हमारी कुछ आंतों में पहुँच के वो असर करती हैं। सिरप एक लिक्विड फॉर्म में या तरल उसमें पदार्थ में दवाई घुली हुई है, जो भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आमतौर पे बच्चों में या बुज़ुर्गों में ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि उनसे निगला नहीं जा सकता। इस वजह से उनको पूरी दवाई को डिलीवर करने के लिए उनमें या काफ़ी वृद्ध अवस्था में लोग हैं, उन लोगों के लिए सिरप एक बहुत अच्छा माध्यम है दवाई देने का और उसका भी बहुत अच्छा असर मरीजों में देखा जाता है। देखिए, इंजेक्शन 2 या 3 तरह के ज़्यादातर इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक होते हैं आईवी इंजेक्शन जो नसों में डायरेक्टली दिया जाता है, एक होता है मांसपेशियों में दिए जाने वाला जिसको हम इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, या फिर चमड़ी के नीचे का जो हिस्सा है फैटी टिश्यू जिसे हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं, या फिर उसमें दिया जाता है। देखिए, सबसे कारगर तरीका और सबसे बेहतरीन और तुरंत मरीज़ को अगर आपको इफ़ेक्ट देखना है या आप चाहते हैं कि पूरे रूप से जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो मरीज़ के अंदर हम डिलीवर कर सकें, तो उसके लिए आईवी दवाई देने से ज़्यादा और कोई भी बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। दूसरा एक बहुत ही कॉमन तरीका है वो है मांसपेशियों में दिया हुआ, जिसमें मांसपेशियों क्योंकि वो काफ़ी ब्लड सप्लाई उसमें रिच होती हैं तो वहाँ से, लेकिन उसका जो हम इफ़ेक्ट देखेंगे या हम
उसका चाहेंगे कि मरीज़ को असर कितनी देर में पता लगे, तो आईवी के जितना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके थोड़ी और देर में, थोड़ा कम, थोड़ी देर टाइम के बाद वो मरीज़ को असर करेंगे। तीसरा क्या है कि आपके सबक्यूटेनियस है, वो आमतौर पे कुछ दवाइयाँ स्पेशलाइज्ड होती हैं, उसका असर थोड़ा और देर से होता है। हर दवा के असर की स्पीड में फ़र्क होता है। पेशेंट की कंडीशन और ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर दवा देते हैं। अब दवा चाहे जिस भी रूप में ली जाए, ज़रूरी है दवा का पूरा कोर्स करना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दवा असर नहीं कर पाएगी और बीमारी ठीक नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। किम कार्दाशियन, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये अमेरिकन टेलीविज़न पर्सनालिटी और बिजनेस वुमन है। इनके परिवार पर बना रियलिटी शो कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब किम और उनका परिवार द कार्दाशियंस नाम के शो में नज़र आ रहे हैं, जिसका नया सीज़न अक्टूबर में आया है। इसकी टीज़र में किम ने बताया कि MRI स्कैन में डॉक्टर्स को उनके दिमाग में, ब्रेन में एक छोटा सा एन्यूरिज्म मिला है। इसकी वजह वो तलाक के बाद हुए स्ट्रेस को बताती हैं। वैसे किम इकलौती सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है। सलमान खान को भी ब्रेन एन्यूरिज्म डायग्नोज हुआ था। ये बात उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपल शो के तीसरे सीजन में बताई थी। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है, ये कितना घातक है, क्या सिर्फ स्ट्रेस लेने से किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है, ये सब हमने पूछा मेरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन, गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण बताते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग से जुड़ी बीमारी है। जब दिमाग में मौजूद किसी खून की नली में अगर कोई उभार आ जाए या किसी जगह पर वो गुब्बारे की तरह फूल जाए, तो इस फूले हिस्से को ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। ऐसा तब होता है जब खून की नली किसी खास जगह पर कमज़ोर हो जाती है और उस कमज़ोर हिस्से पर बार बार खून का दबाव पड़ता है। नतीजा, वो कमज़ोर हिस्सा फूलकर गुब्बारे जैसा बन जाता है और अगर ये फट जाए तो ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। व्यक्ति को स्ट्रोक पड़ सकता है, यानी ये एक जानलेवा कंडीशन है। हालांकि ज़्यादातर ब्रेन एन्यूरिज्म गंभीर नहीं होते, खासकर अगर वो छोटे हैं। अक्सर लोगों को किसी दूसरी बीमारी का टेस्ट करवाते वक्त इसका पता चलता है। किम कार्दाशियन के ब्रेन एन्यूरिज्म का साइज छोटा है, इसलिए मुमकिन है ये गंभीर ना हो, लेकिन अभी तक इसके साइज और लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ब्रेन एन्यूरिज्म आमतौर पर बिना किसी लक्षण के दिमाग में बनते रहते हैं। दिक्कत तब आती है जब ये फट जाते हैं। ऐसा होने पर अचानक और बहुत तेज सिर दर्द होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, उबकाई उल्टी आने लगती है, गर्दन में अकड़न होती है, कई बार व्यक्ति बेहोश हो जाता है। 40 की उम्र के बाद और ब्रेन एन्यूरिज्म की फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। उस पर अगर व्यक्ति का BP हाई रहता है, वो स्मोकिंग करता है, उनका लाइफस्टाइल ख़राब है, तो ब्रेन एन्यूरिज्म होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस से सीधे तौर पर ब्रेन एन्यूरिज्म नहीं होता, लेकिन इससे रिस्क ज़रूर बढ़ता है। कैसे, समझाते हैं। देखिए, स्ट्रेस होने पर शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे दिमाग में बहुत बारीक खून की नलियां होती हैं। जब BP बढ़ता है तो इन नलियों पर भी दबाव बढ़ जाता है। अब अगर इनमें से कोई नली पहले से ही कमज़ोर है या उसमें गुब्बारे जैसा उभार यानी ब्रेन एन्यूरिज्म बना हुआ है, तो ये दबाव उस पर सीधा असर डालता है। ऐसे में अगर उस पर स्ट्रेस बढ़ जाए तो एन्यूरिज्म फट भी सकता है। इसके फटने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस और ब्रेन एन्यूरिज्म दोनों से ही बचना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन एन्यूरिज्म से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें, रोज़ एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। अगर घर में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है तो CT स्कैन और MRI एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर ब्रेन एन्यूरिज्म का टाइम पर पता चल जाए तो सर्जिकल क्लिपिंग या फिर एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। सर्जिकल क्लिपिंग में ब्रेन एन्यूरिज्म के एक सिरे पर मेटल क्लिप लगा दिया जाता है, जिससे उसमें होने वाला खून का बहाव रुक जाता है। वहीं एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग में कैथेटर नाम के ट्यूब से एन्यूरिज्म के अंदर कॉइल डालकर उसे भर दिया जाता है ताकि उस पर खून का बहाव रुक जाए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। केला और सेब, दो ऐसे फल जिन्हें खाने के सैकड़ों फायदे हैं। लेकिन अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है, वजन घटाए नहीं घट रहा, तो इनमें से कौन सा फल आपकी मदद कर सकता है? ये बताया पारस हेल्थ गुरुग्राम में डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट नीलिमा बिष्ट ने। न्यूट्रिशनिस्ट नीलिमा बताती हैं कि हाजमा दुरुस्त रखने के लिए केला ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें सॉल्युबल यानी कि घुलनशील फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं और पेट को आराम पहुंचाते हैं।
वहीं सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है, इसे आंतों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जिन्हें गैस या पेट फूलने की समस्या है उन्हें सेब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको वज़न घटाना है तो सेब बेहतर ऑप्शन है। इसमें कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर ज़्यादा होता है। इस वजह से सेब खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती, आप ओवर ईटिंग नहीं करते। जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्हें केला ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप वर्कआउट वज़न घटाने के लिए करते हैं तो केले कम ही खाइए। साथ ही जो डायबिटिक हैं या जिन्हें किडनी की कोई बीमारी है उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के बिना केले नहीं खाने चाहिए। कुल मिलाकर दोनों ही फल फायदेमंद हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। आपका एजेंडा क्या है उस हिसाब से अपनी पार्टी वाला फल चुन सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।